जी जी, रविकांत जी, बहुत आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी, इस जी। अवसर के लिए कि मैं आपसे जुड़ सकूं। और मेरा प्रयास है कि मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचा सकूं। भारत उदय, जैसे इसका नाम है, द राइज ऑफ अ ग्रेट नेशन। जो हमारा भारत है, हमारी सनातन संस्कृति रविकांत जी, मैं थोड़ा है। थोड़ा कार्यक्रम शुरू होने से हाँ, पहले थोड़ा सा हमारे जो अन्य साथी जुड़े हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजा ठीक राम बात। यादव जी हैं। पूरे देश में गौशाला और गायों पर काम कर रहे हैं, आप जानते होंगे। साथ ही साथ अंतरंग आदंत योगी जी हैं, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और गुरुकुल कार्यक्रम पर जुड़े हुए हैं और पूरे मन से काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। इसके बाद हमारे कुछ और वरिष्ठ साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। इसमें से एक हमारे बीच में मुनि इंटरनेशनल के अशोक ठाकुर जी हैं, जिनका मुनि इंटरनेशनल स्कूल है। और कई सारे वरिष्ठ साथी हैं, सुमेर सिंह राजावत जी जुड़े हुए हैं, विनोद सिहाग जी जुड़े हुए हैं, उमेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, गोपाल प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, गौरव ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कई सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। तो ये एक परिचय है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी जी कुछ साथी और जुड़ेंगे, 21 लोग जुड़े हैं टोटल। रविकांत जी, अब आप शुरू करिए और सभी को बताइए। आदरणीय रविकांत जी। जी जी जी, धन्यवाद। तो जो भारत उदय है, इसका आ, इसकी जो संकल्पना है, वह संकल्पना इस बात से शुरू हुई कि भारतवर्ष एक प्राचीन संस्कृति है और इसके पास अपना सामर्थ्य है, अपने इसके पास अपना ज्ञान है। परंतु भारत के इतने वर्षों की गुलामी और विपरीत परिस्थितियों के कारण इसका बहुत क्षय हो चुका है। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचा टूट रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से समस्याएं हैं। इसके उत्कर्ष के लिए एक संगठन तैयार किया जाए और इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कि किसके तहत हम क्या काम करेंगे। तो उसमें यह बात निकल के आई कि हमें ग्रामीण संरचना को मजबूत करना चाहिए। भारत गांवों का देश है और अगर गांव मजबूत होंगे तो यह राष्ट्र मजबूत होगा। इस संकल्पना को लेकर के हमने एक खाका बुना। परंतु सिर्फ गांव या ग्राम स्वराज तक ही भारत उदय के कार्य सीमित नहीं है। इसकी संकल्पना राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के लिए भी है। परंतु काम कहाँ से शुरू करें, यह बात है वर्ष 2005 की, जब हमने अपना पहला सम्मेलन यूनाइटेड स्टेट्स में पिट्सबर्ग शहर में बुलाया था। मैं वहाँ कार्यरत था उस समय। तो जितने एनआरआईज थे, नेटवर्क में आए लोगों को जोड़ा, एक भारत उदय की इंटरनेशनल मीटिंग की वहाँ पे। और एक प्रस्ताव रखा गया कि हमें जो लोग मिट्टी के लिए काम करना चाहते हैं, देश के उत्कर्ष के लिए काम करना चाहते हैं, वो सब आगे आए और अपने जीवन को इस महान लक्ष्य में उद्देलित करें, इसमें लगाएं। तो बहुत लोग आए, जुड़े। परंतु बात यही हुई कि सिर्फ बात बात तक ही रह गई जो संपूर्ण थी। जमीन पर उतरकर काम करने के लिए लोग तत्पर नहीं हुए। सबके कैरियर थे, लोग कोई अमेरिका में नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये निर्णय व्यक्तिगत रूप से हमने लिया 2007 में कि जो मैं वहाँ साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा था, रिसर्च साइंटिस्ट। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये निर्णय लिया वहाँ से कि अब ये जो खाने कमाने वाली करियर बेस्ड लाइफ है, इसको विराम देते हैं और कमर कसकर जमीन पर उतरते हैं। 2007 में हमने वहाँ से अपना बैकपैक किया, बुंदेलखंड लौटे। और बुंदेलखंड में जहां हमने कार्य शुरू किया, जहां आचार्य रविंद्र जी हैं, जो लगभग एक दशक बाद वहां आए हमारे कार्य शुरू होने के बाद। तो वर्ष 2007 में हमने वहां के बीहड़ और बंजर जमीन पर पर्यावरण का एक प्रकल्प लगाया, गौशाला का निर्माण किया
और गुरुकुल की संकल्पना के साथ वहां गुरुकुल की नींव रखी। ये सब जो जमीन पर काम उतारने वाले कार्य होते हैं, इसमें धन बल लगता है, समय लगता है, उसकी अपनी एक ग्रोथ है। अगर आप एक छोटा पौधा लगाएंगे तो उसे वट वृक्ष बनने में 50 साल चाहिए। और वास्तव में यही कहानी है हमारे कार्य की, कि हमने उस बंजर जमीन पर हजारों फलदार वृक्ष लगाने शुरू किए, जैविक कृषि का आह्वान किया। तो यह कार्य जब प्रारंभ किया तो बहुत सारी चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन कार्य हम करते रहे और उसमें लगे रहे, आज भी लगे हैं। वहां पर हजारों एकड़ बंजर भूमि को संरक्षित करना, कृषि योग्य बनाना, जैविक कृषि के लिए प्रेरणा देना, वन ग्राम की स्थापना करना करते रहे। एंड ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। तो यह हमारा मुख्य कार्य रहा। 2007 से धीरे धीरे वहां पर जमीन उपजाऊ होने लगी। अ, अभी आप जाएंगे तो वो बागान जो लगाए हमने, मौसमी के, आंवले के, अमरूद के, वो फलों से लदे हुए हैं इस समय, जबकि वो बंजर भूमि थी। सागौन के वृक्ष अद्वितीय हो गए हैं। चंदन के वृक्षों का भी प्रकल्प प्रारंभ हो गया है। तो इस तरीके से वहां पर एक पूरा वन ग्राम स्थापित हो गया, गौशाला स्थापित हो गई है, प्राकृतिक रूप से गायें रहती हैं, जंगल चरती हैं, उनकी सेवा का कार्य चलता रहता है, संरक्षण का कार्य चलता रहता है। तो उससे जैविक कृषि को बल मिल रहा है। तीसरा जो था कि बड़ा है, जो राष्ट्र उत्कर्ष में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वह है शिक्षा। और भारत में शिक्षा मर चुकी है या मर रही है, अधोपतन पर है। जिस तरीके से व्यक्ति शिक्षित होकर सिर्फ उदर पूर्ति के लिए अपना जीवन खर्च कर देते हैं, उस दर्शन के विपरीत जीवन की शिक्षा देने का प्रयास है कि बच्चे आंतरिक रूप से मजबूत हों, उनका आध्यात्मिक आध्यात्मिक चेतना का उदय हो उनके अंदर। फिर वो समाज की जो मुख्य धारा की शिक्षा है, जिसमें समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा को स्थापित करना है बच्चों को, बच्चे वहां भी पहुंचे, हर एक स्ट्रीम में लीडरशिप के रोल में बच्चे आए, इस संकल्पना के साथ। और वो लाइफ स्किल्स भी, जीवन कौशल भी सीखें, उनको अपने छोटे छोटे काम, भोजन बनाना, अपना घर बनाना, अपने वस्त्र बनाना, इन सब की भी समझ और पकड़ हो जीवन में, और वो आत्मनिर्भर रूप से जीवन जी सकें। तो इन सभी की संकल्पना के साथ गुरुकुल प्रारंभ करना था। भूमि नहीं थी, फिर लगभग 100 एकड़ भूमि का संचयन किया गया, और उसमें वो भी बंजर जमीन थी पूरी, और उसको भी वनाच्छादित किया जा रहा है। तो ये लगभग एक दशक हमको उसी को संभालने में लग गया। 2018 में गुरुकुल प्रारंभ किया, परंतु 19 में बंद किया कोविड के कारण। 22 के अंत और 23 से प्रारंभ किया। तो मूलतः गुरुकुल अभी 2 3 वर्ष 2 वर्ष ही मुख्यतः हुए हैं। तो उसमें बच्चे अलग अलग दिशाओं में हैं। हम छोटे बच्चों को लेते हैं, 5 वर्ष के बच्चों को, और 5 से 10 वर्ष की आयु के बीच में एंट्रेंस होता है। बच्चे हमारे साथ रहते हैं, प्रातः 4 बजे जागरण करते हैं, नित्य क्रिया के बाद योग, प्राणायाम, फिर स्नान आदि के बाद ध्यान, हवन आदि करते हैं। फिर उनका प्रातराश होता है प्रातः। फिर वो आधुनिक शिक्षा भी पढ़ते हैं। तो 4 घंटे का उनका आधुनिक शिक्षा का सत्र रहता है। फिर आते हैं, लौटते हैं, अपना भोजन आदि करने के बाद उनके डिस्कशंस होते हैं, जीवन कौशल की बातें होती हैं। इसके बाद खेल होता है। संध्या कालीन में आध्यात्मिक सत्र होता है, भगवत रामायण, भगवत गीता, और आंतरिक निर्माण के लिए कहानियां, मानस निर्माण के लिए कहानियां, यह सब गुरुकुल की दिनचर्या का हिस्सा है। और करीब 8:30 बजे बच्चे सो जाते हैं, 4 बजे जग जाते हैं। तो उनका जीवन पैक रहता है। उनके जीवन में श्रम का भी बहुत महत्व है। बच्चे थकते हैं, जब कृषि में कार्य करते हैं, गौशाला में भी भागीदारी उनकी रहती है, सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, उसमें भी थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। साफ स्वच्छ परिसर को ठीक रखना, इन सब में बच्चों का योगदान रहता है, बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं।
सभी कार्यों में। तो बच्चों का आंतरिक निर्माण हो रहा है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, बच्चे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बच्चे आईआईटी और नीट के लिए compete करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुख्य है जो गुरुकुल का, वह है कि बच्चों का आंतरिक निर्माण हो, वह कैसे साहसी बन सकें, वह कैसे करुणामय बन सकें, कैसे उनमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उद्वेलित हो। इन सबको इन सबको उनके मानस में भी और आचरण के माध्यम से उनमें प्रविष्ट ये सब किया जाता है। तो यह है सूक्ष्म रूप से हमारा कार्य, और इस कार्य में हम जी जान से लगे हुए हैं। प्रोफेशनली मैं स्वीडन में स्थापित हूँ, वहाँ प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग में एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण का कार्य करता हूँ। और आप सब लोगों के सहयोग की आकांक्षा रखता हूँ कि हम सब मिलकर एक पर एक 11 बन करके हम इन उन लक्ष्यों को स्थापित कर सकें, जिससे एक दिन भारत पुनः विश्व गुरु के मंच पर स्थापित हो, उस स्थान पे पहुंचे। यही इससे सिर्फ भारत का ही उत्कर्ष नहीं होगा, इससे विश्व का कल्याण होगा। ऐसी हमारी गहरी संकल्पना और उद्देश्य है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहे हैं। जी जी। सुन रहे हैं। सुन रहा हूँ। जी अभिषेक जी, अभिषेक जी। सर कहीं बिजी होंगे कहीं सर। कोई बात नहीं। श्री जी। जी सर कंटिन्यू। अभिषेक जी तो म्यूट हैं। श्री जी। जी जी भाई सुमेश जी। हाँ, आप कुछ आगे बढ़ाएं। क्यों, आप भी गुरुकुल चला रहे हैं? हम लोगों का भी प्रयास है, और मैं तो चाहूंगा कि अशोक ठाकुर जी अगर हैं तो कुछ मिनट अशोक ठाकुर जी को, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला पिछले महीने में उन्हीं इंटरनेशनल विजिट करने का। और जो विशेषता मुनी इंटरनेशनल ने हासिल की है, रविकांत जी से मेरी मुलाकात हुई थी आईआईटी में, और मैं निवेदन करूंगा कि जब टाइम मिले तो एक बार जरूर वहाँ भ्रमण कर लें। जी जी। बहुत सारे गुरुकुल, अलग अलग ध्येय, जिसमें मूल जो आप कह रहे हैं वही है कि मानव विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, विश्व का विकास कैसे हो। और हमारे बच्चे समाज में फिट इन होने के लिए नहीं, बल्कि एक नए समाज का निर्माण करने के लिए अग्रसर बन के निकलें। तो पद्धति में थोड़े थोड़े फर्क हैं। मुझे लगता है कि जैसा मैंने रविकांत जी को रिक्वेस्ट भी किया था कि एक अगर सेमिनार अरेंज किया जाए कभी सुटेबल जगह में, कम से कम 3 दिन के लिए, और जितने शिक्षाविद, चाहे वो गुरुकुल या गुरुकुल से संबंधित देश के भविष्य को, समाज के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो एक मिला जाए और साझा कार्यक्रम यथासंभव बन सके। और नहीं तो कम से कम एक दूसरे में सहयोग करने की क्षमता हम लोगों को डेवलप हो जाए। कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सिलेबस सब लोग फॉलो करें, जिसको जो अच्छा लगता है फॉलो करें, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत है, सहयोग की अपेक्षा हो, तो सहयोग मिला करें। अशोक ठाकुर जी अगर आप हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ मिनट आप हम लोगों को संदेश दें अपने गुरुकुल से संबंधित। सर, मैं खाना खा रहा था, कहें तो 5 मिनट आप बता दें क्या क्या कैसा कैसा देखा, फिर मैं 5 मिनट जल्दी खाना खा के मैं जुड़ जाता हूँ। मैं बहुत सुन थैंक रहा यू सुंदर। था। सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक तो आप कुछ बहुत बताएं सुंदर कैसा चीज लगा मैंने आपको। देखी, एक तो बहुत सुंदर चीज मुनि इंटरनेशनल में मैंने देखी कि हमारे फाउंडर अशोक ठाकुर जी उस दिन नहीं थे, लेकिन जरा भी कमी महसूस नहीं हुई। जो भी स्टाफ के लोग बिना किसी सोचे हुए कि उनकी पदवी क्या है, इंक्लूडिंग छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के थे, उन लोगों ने विजिट कराया पूरे स्कूल का। और जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, हर बच्चा अपने आप में देश का भावी प्रधानमंत्री ही समझ लीजिए, तो वो अपने को वही समझते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर द एंटायर स्कूल, फॉर द एंटायर सोसाइटी। और आपस में वो मिल के सीख रहे हैं।
5 लैंग्वेज बच्चों को दी जा रही है बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में, और 4th क्लास के पास तो एक फॉरेन लैंग्वेज, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, सॉरी चाइनीज नहीं है, जापानीज है, जर्मन है, फ्रेंच है। तो इस तरह से 5 लैंग्वेज में बच्चे एक चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज के टीचर हो या नहीं हो। जैसे मुझे ये पता लगा कि इंग्लिश का टीचर वहाँ कोई नहीं है, लेकिन सारे बच्चे परांठेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज जो बहुत हम सब लोगों का सपना भी होगा कि पीयर टू पीयर लर्निंग को इनकरेज किया जाए, जो मुनि इंटरनेशनल ऑलरेडी कर रही है। अब मुझे तो लगता है कि अशोक ठाकुर जी ऐसे 10 या 100 और विद्यालय बहुत जल्दी स्टार्ट करने में प्रैक्टिस हो सकते हैं, और मेरा पूरा सहयोग अशोक जी के साथ या रविकांत जी के साथ है कि हम लोग मिलकर एक साझा भारत उदय को नई दिशा दिया जाए। सहमति है, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद श्री जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और यही बात अभी हो रही थी, हमारा मीटिंग शुरू होने से पहले हम लोग अशोक ठाकुर जी से यही बात कर रहे थे कि कैसे ये 1 को 10 और 10 को 100 बनाया जाए और 100 को 1000 बनाया जाए। रविकांत जी जो लक्ष्य लेके भारत आए, उसको उसमें कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं मिली, उस पे न जाते हुए अब आगे का जो समय है उसमें हम किस तरह से इनके सहयोगी साथी बन सकते हैं, इस पे विचार किया जाए, इस पे चर्चा किया जाए। क्योंकि भारत उदय का जो लक्ष्य था, जो ये अभियान चलाया गया था, आज 20 साल हो चुके हैं, 21 साल हो चुके हैं। तो 21 साल में कोई बच्चा भी वयस्क हो जाता है, तो अभी इसको कैसे हम लोग चीज़ों को, जो लक्ष्य लेके आप और आपके साथी लगे हुए थे, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे इसको मजबूत करें, इस पर मिलकर चिंतन करने के लिए और मिलकर काम करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। सभी विशेषज्ञ हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग आज जमा होते हैं शुक्रवार को, जो हमारा जमावड़ा शिक्षा और समग्र शिक्षा से ही संबंधित लोगों का लगता है। तो रविकांत जी, मेरा एक आपसे प्रश्न भी है। ये जी। जो 20 साल की आपकी यात्रा है, जी। इसको अगर आप आंकना चाहें जी। 0 to 10 के स्केल पे, तो हाँ, कितने नंबर देंगे? पहला तो प्रश्न ये है। मैं आपके प्रश्न को दोबारा सुनना चाहूंगा। ये जो पिछले 20 साल की आपकी यात्रा है, 2005 से लेके और 2025 की, जी। इसको अगर इस यात्रा को आप आंकना चाहें, जो लक्ष्य लेके आप चले थे और जो सोच हम्म। लेके आप चले थे और जहां पर हम्म। आप हैं, हम्म। उसको अगर आप आकलन करते हैं, आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़े, तो 0 से 10 के स्केल में आप अपने को कितने नंबर देंगे? हाँ, लक्ष्य जो था वो 100 वर्ष का हमने रखा था कि इट वॉज 100 year, सो वी आर स्टिल इन द जर्नी। सो बहुत ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना, शायद आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू डू दैट। हम्म, ये तो अच्छा। यात्रा है, एक यात्रा प्रारंभ की है कि भाई हमको यहाँ से मुंबई जाना था, और चल रही है यात्रा। कभी स्लो है, कभी तेज है। बाकी आगे की यात्रा, जैसे रोड भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली रोड कैसा होने वाला है, वी डोंट नो द कंडीशन ऑफ द रोड। तो वो जैसे होगा वैसे उसको यात्रा आगे करेंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ा कंपोनेंट आत्मिक निर्माण का है, और आत्मिक निर्माण बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है। व्यक्ति, जी। मनुष्य अच्छा बन गया है, यह बड़ा सब्जेक्टिव है। यू कांट असेस दिस इन ऑब्जेक्टिव वे, द वे मॉडर्न in modern world we try to do that. Even in education, we put all children in one competition and say who is the first and who is the second, who is the third. But every child is special, and they have different capabilities. So somebody is a good swimmer, may not be good runner. तो उस तरह की उसमें it is very difficult to give an objective number on a scale. We are in the similar position कि भाई हमने वृक्ष लगाए हैं, वृक्ष लगाना एक कार्य था, वो बड़े हो रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, बट उसका कोई असेसमेंट नहीं है। इफ वी वांट टू गो
कि उससे क्या प्राप्त हुआ। When I started this work, somebody asked कि झाड़ लगाने से क्या होने वाला है। I said, you are right. How the country is going to change by this. But maybe somebody is putting industry, polluting the environment, but they say GDP has increased. So we think very differently on that perspective. दूसरा एक और प्रश्न है, ये जो जी आपका गुरुकुल है, जी इसमें कौन सा सिलेबस लेकर आप ये 30 जो बच्चे हैं इनको पढ़ा रहे हैं, क्या क्या उनको पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है, हम्म, कौन सा तरीका अडॉप्ट किया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी और जी कैसे एडमिशन हम होता है, कैसे हाँ लिया जाता है बच्चों जी को। जी हम 3 सिलेबस पढ़ाते हैं। पहला हमारा जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो है आंतरिक विकास का है, द इनर ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। सो वी फोकस ऑन द लीडरशिप क्वालिटीज। सो अब ये भी बड़ा सब्जेक्टिव विषय है कि कोई व्यक्ति करुणा में बने तो कैसे बनेगा। हाउ पर्सन बिकम कंपैशनेट, हाउ अ चाइल्ड बिकम करेजियस, उसके अंदर साहस कैसे है, उसके अंदर सेवा का भाव कैसे जागृत हो, सेल्फलेसनेस कैसे आए। ऑल दीज आर वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वी वर्क ऑन दैट। तो पहला हमारा आंतरिक निर्माण का सिलेबस है, उसको हमने दिनचर्या में बांधा हुआ है। तो दिनचर्या में प्रारंभ होता है जागरण से कि सभी बच्चों को 4 बजे उठना है। ठीक है, उठने के बाद उनका नित्य क्रिया का काम है, थोड़ा उनसे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं सुबह उठ के, भाई सबका पेट साफ हो गया कि नहीं हो गया, यानी आप स्वास्थ्य के प्रति सजगता है। सुबह उठ के उषा पान करते हैं, आंवला का जो रस है या एक्सट्रैक्ट है वो बच्चों को दिया जाता है सुबह। तो वार्म लिक्विड दे टेक। सो एक हेल्थ भी साथ में इंटीग्रेटेड है मॉर्निंग दिनचर्या में, और उनका मानस निर्माण भी। इसके बाद बच्चे दौड़ते हैं, थोड़ा बहुत वार्म अप होता है, बच्चे योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ये इट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, दे डू इट विद हैंड एंड फीट। इसके बाद बच्चे अपनी स्वच्छता स्नान आदि के बाद बैठते हैं, तो हवन का कार्यक्रम होता है, और फिर 1 घंटे का ध्यान होता है। उस ध्यान में कुछ प्राणायाम है, जैसे 3 प्राणायाम करते हैं हम, कपालभाति करते हैं, वी गो इन मोर डिटेल, भ्रामरी करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। द ऑब्जेक्ट है कि उनकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका जागरण कैसे किया जाए। तो उस पर बच्चों को कहा जाता है, हालांकि अनुलोम विलोम और भ्रामरी हम क्लास में भी कराते हैं। हर लेक्चर जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, मॉडर्न साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी उस समय भी कराया जाता है, लेकिन ध्यान से पूर्व कराते हैं ताकि बच्चे कंसंट्रेट हो सकें, ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकें, वो समाधि तक पहुंच सकें, ऐसा भी प्रयास चल रहा है। और हमारे गुरुकुल में है कि समाधि तक पहुंचने का कार्य हो रहा है अभी बच्चों का नहीं तो कम से कम गुरु तो पहुंच रहे हैं। तो ये होता है। फिर बच्चों को कुछ ध्यान के लिए रिवर्स काउंटिंग, फोकस ऑन द breath, then they go further down on the witness or the observing the sensations on their body. So ये बच्चे धीरे 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 अपनी एज के अनुसार उनको डिफरेंट टाइमिंग्स में सेटअप करते हैं। बड़े बच्चे पूरा 1 घंटे ध्यान करते हैं, छोटे बच्चे आधा घंटा ध्यान करते हैं, और सांसों पर फोकस कराया जाता है स्लोली स्लोली। And when they start developing their grip on the meditation, तो उनसे थोड़े प्रश्न उत्तर करते हैं, असेसमेंट करते हैं, कहाँ तक पहुँचे, क्या पहुँचे, कैसा होता है। ये सब असेसमेंट भी चलता रहता है साथ साथ पैरेलली। तो दिस इज द मॉर्निंग। फिर बच्चे अपना ब्रेकफास्ट करके फिर आते हैं मॉडर्न सब्जेक्ट पे। तो ये था मॉर्निंग का करिकुलम उनका आंतरिक विकास का, कि ध्यान के माध्यम से वी आर ट्रेनिंग देयर माइंड। और माइंड में क्या है कि नाउ व्हाई अ पर्सन वुड बिकम कंपैशनेट।
तो ये जो कंपैशन है, करेज है, ईमानदारी है, ये कुछ सद्गुण होते हैं मनुष्य में। वही है काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मत्सर है, अहंकार है। ये भी सब इतने डीप रूटेड, दीज आर द वाइसेस ऑफ द माइंड. So we are purifying the mind through the meditation. We are organizing the thoughts of the children through meditation. तो जब बच्चे ध्यान करते करते एक अवस्था में पहुंचते हैं जहां वो समाधि को टच करने लगते हैं, their mind become totally thoughtless and stays there for a while. तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे जब समाधि पे पहुंचते हैं तो उनके अंदर से जो स्पार्क आता है, कोई व्यक्ति बड़ा करुणामय है, क्यों है भाई, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं है. कोई व्यक्ति बड़ा क्रूअल है, हत्यारा है, पापी है, तो है, बट देर इज अ साइंस बिहाइंड इट, एंड दिस इज कि उसका जेनेटिकली या एनवायरमेंटल, बेसिकली एवोल्यूशन पर डिपेंड करता है. वी आर लिटिल बिट स्पीडिंग अप द एवोल्यूशन थ्रू द मेडिटेशन. तो बच्चे करुणामय बने तो उनके अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ का जब रिडक्शन होगा तो दूसरे पॉजिटिव जो गुण हैं वो मैनिफेस्ट होंगे उनके अंदर, उन विचारों का संचार होगा. और वी आर वर्किंग ऑन दिस क्वाइट डिलीजेंटली. तो वो बाहर नहीं दिखता है कि अधिकतर स्कूल में क्या होता है कि दे ट्राई टू शो ऑफ कि बच्चे हमारा ये कर लेते हैं, बच्चे दौड़ लेते हैं, बच्चे लॉन्ग जंप कर लेते हैं, मोस्टली थ्रू द स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज, और मोर लाइक डिबेटिंग और समथिंग अदर. दीज आर मोर सटल क्वालिटीज विच वी फोकस ऑन. तो वी ऑल्सो टेल कि भोजन का क्या रोल है आपके जीवन में. तो सारे बच्चे ऑर्गेनिक फूड खाते हैं. वी स्ट्रिक्टली हैव बैन ऑन द मार्केट फूड. तो वहां से सब्जी भी नहीं आती है ना, नमक और जीरा हल्दी आ जाती है, विच वी डू नॉट ग्रो. तो हमारा कैंपस है तो उसमें ही इन हाउस व्यवस्था है सारी, एंड वी ग्रो ऑल दैट विद द एड ऑफ गौशाला. तो पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम चलता है. तो यह व्यवस्था होती है भाई. भोजन का भी आंतरिक निर्माण में बड़ा योगदान है, आपके स्वास्थ्य और आंतरिक निर्माण में बड़ा योगदान है. तो जब हम जैविक कृषि करते हैं तो पर्यावरण, इट इज अ वेरी इंटीग्रेटेड वर्क. तो बच्चों का तो उत्कर्ष हो ही रहा है, पर्यावरण भी हो रहा है, धरती की रक्षा भी हो रही है, जल का प्रदूषण भी रोक रहे हैं, वायु का प्रदूषण भी रोक रहे हैं. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट. तो एक इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है कि भाई धन हो ना हो गुरुकुल चलेगा, क्योंकि भोजन की व्यवस्था है. धन के बाकी और संकट आते हैं क्योंकि टीचर ऑल्सो रिक्वायर, दे हैव टू रन देयर फैमिली, दे नीड इकोनॉमिक सपोर्ट. तो वह सब एंगल हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो वन एंगल जहां पर हम काम करते हैं. दूसरा बच्चों का मेन स्ट्रीम है कि बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, गणित, लैंग्वेजेस आने चाहिए, ताकि बाहरी रूप से भी बच्चे जब समाज या व्यवस्था में जाएं या नई लीडरशिप रोल में जाएं तो घुसने की जगह तो चाहिए. दे शुड नॉट बी वेरी स्क्वायरिश व्हेन दे मूव आउट. So they become little bit roundish, and then they fit in the current society, and there with their own virtue they start creating new society, a new environment. That is the role of leadership we are preparing for them. So they will go in politics, they will go in bureaucracy, they will go in different business and all that. तो वह सारा कार्य भी हम ध्यान में रख करके वन बाय वन ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को. बच्चे सभी स्ट्रीम से आते हैं, छोटे तबके से आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे जेनेटिक मेकअप से भी आते हैं. सम चिल्ड्रन आर स्लो, सम चिल्ड्रन आर फास्ट टू कैच अप दीज, बट चल रहा है. अभी हमारे जो हाईएस्ट क्लास है वो 10th के हैं, 2 बच्चे तैयारी कर रहे हैं. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE साइमल्टेनियसली. तो वो लक्ष्य भी रखे हुए हैं कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन में सिर्फ कक्षा में पढ़ा करके और वो करके नहीं है. इट इज ए टारगेट ओरिएंटेड के इन बच्चों को समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा पर स्थापित भी होना है. सो उसकी कमर कस के, एंड वी हैव अ बैकअप, लाइक देयर इज अ ग्रुप ऑफ IITians who are ready to support us with their expertise.
तो उनका भी सानिध्य मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स कंटेंट डेवलप्ड फॉर जेई एंड नीट ऑन 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 द नेशनल फ्रंट अगर बात करें तो कोटा कोटा से हमारा कनेक्शन है। हमारे फ्रेंड्स हैं जो कोटा में हमें सहयोग देते हैं, उनके जो कंटेंट डेवलप हुए हैं वो हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो मेन स्ट्रीम में भी वी आर पुशिंग क्वाइट हार्ड कि बच्चे परफॉर्म भी करें। तो आंतरिक विकास के साथ साथ मेन स्ट्रीम आना चाहिए, तो बच्चों को खेती करनी आनी चाहिए। दे शुड नॉट बी शाई ऑफ फ्रॉम द हार्ड वर्क, लेबर वर्क। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट जो श्रम का कार्य है वो दुनिया का सबसे सुंदर कार्य है। और सारे संसार की अभी विधा क्या है, उल्टी है, कि हम सब लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं कि श्रम से बच जाएं, हमको कोई ऐसा काम ना करना पड़े जिसमें कि श्रम इन्वॉल्व हो। कुर्सी पे बैठे, टाई लगाएं, कोट पहने, और इसको बड़ा दर्जा दे दिया गया है पूरे विश्व में, है ना। इंटेलेक्चुअल्स आर दोज पीपल दोज हु बिहेव दैट वे। श्रम ना करें वो ज्यादा अच्छा है। तो उसको उस रचना को भी हम अपने व्यक्तिगत लेवल से जीने का और जीकर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आई पर्सनली वर्क एज अ मैनुअल लेबर वेन एवर पॉसिबल इन वट एवर कैपेसिटी। तो हम फावड़ा चलाते हैं, खेती करते हैं, काम करते हैं, गुड़ाई करते हैं, पौधे लगाते हैं। जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो ईंटा ईंटा गारा ढोते हैं, हम लोग खुद ढोते हैं। हमने खुद अपने बिल्डिंग्स खुद ढो ढो करके बनाए हैं, 24-24 घंटे बिना सोए काम किया है। तो आई स्टिल बिलीव इन दैट। और जब हम श्रम करते हैं तो मोर हॉर्मोन्स इन द बॉडी लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब जनरेट होते हैं। यू फील द ब्लिस, आपको एक आनंद से भर जाते हैं, आपको नींद अच्छी आती। दीज आर अवर ओन एक्सपीरियंस एंड वी ट्रांसलेट दैट इनटू लिटिल चिल्ड्रन एज वेल। तो वह कार्य हम लोग करते हैं। तो जीवन कौशल में है थोड़ा, अभी तो पूरी तरह सेटअप नहीं है, बट वी हैव एम की वोकेशनल वर्कशॉप्स ये तैयार हो जाएं, बच्चे धागा काटने लगें, ये बनाने लगें। कुछ बच्चों को आगे बिजनेस के लिए तैयार कर रहे हैं कि दे ओपन देयर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स जो पर्यावरण के अलाइंड हो। वी डोंट वांट टू बी इन द रैट रेस की आगे निकलने के लिए हम कोई भी इंडस्ट्री शुरू करा देंगे या कोई भी कार्य शुरू करा देंगे विच इज अलाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द मदर अर्थ, सॉइल एंड अलोंग द सनातन संस्कृति। तो इसका विशेष रूप से ध्यान कर रहे हैं। एंड व्हेन दी चिल्ड्रन in their own attire of dhoti kurta and other go and take the leadership role on the international arena, I think we will be established the power of Sanatan Sanskriti at the end of the day. तो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना का जागरण होगा। अपने ज्ञान परंपरा को आधुनिक आवरण में प्रेषित कर पाएंगे जब हम। तो ये हमारा कैरिकुलम है। शायद आपका जो प्रश्न था उसको मैं डिलीवर कर पाया हूं, अभिषेक जी। जी, कौन से कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे कौन से क्लास से कौन से क्लास तक के लिए जाते हैं? हम 5 वर्ष की उम्र से बच्चों को लेते हैं। जब बच्चे 5 वर्ष का होता है तो चुनौतियां होती हैं। छोटे बच्चे आए भी हैं, उनके साथ रह भी रहे हैं, उनको हैंडल भी कर रहे हैं। बट 7-8 साल का बच्चा थोड़ा ठीक होता है, आकर के शौच आदि से अपने वस्त्र प्रक्षालन तक का काम स्वयं संभाल लेता है। और तो हम उससे बड़े बच्चे हम लेना नहीं चाहते हैं कि देन दे आर हार्ड वायर्ड। तो छोटे बच्चे हैं, उन पे शुरू के 5-6 वर्ष जब मशक्कत होती है, उनको ट्रैक पर चलना सिखाते हैं, एंड दैट इज द मेन वर्क ऑफ अवर गुरुकुल। इसके बाद तो जब बच्चा ट्रैक पे आ जाता है कि उसको मेन स्ट्रीम में किसी एक निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचना है सामाजिक परिदृष्टि से, तो फिर बच्चे सक्षम होकर अपना करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जो बड़ा निर्माण है वो 5 साल से 12 साल के बच्चों में होता है, जिनके अंदर हम ध्यान को भी विकसित करते हैं, जिनके अंदर हम श्रम को भी विकसित करते हैं। उस धारा में उनका जागरण मजबूत होता है। बच्चे दिन भर की दिनचर्या में बंधने के आदी हो जाते हैं। उनको बहुत बाहर के चाट पकौड़े चटौनियाँ टाइप
आदत नहीं है, या मन फोन और इन सब के लिए विचलित नहीं हो रहा है, तो उनका मानस निर्माण है जो 5 साल से 12 वर्ष का है। तो वी टेक इनटेक फ्रॉम 5 ईयर टू 10 ईयर ओनली। अभी सुमेर सिंह जी बता रहे थे कि आपके जो बच्चे हैं वो भी स्वयं के बच्चे भी इसी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा ठीक बात कर है, रहे मेरे पुत्र का जन्म, हाँ। घर की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस, घर परिवार वालों की तरफ से, या फिर आ, कुछ इस तरह का वाकयात तो कभी नहीं हुआ, या फिर सब कुछ स्मूथ चला, जो आपने डिसीजन लिया सबने माना? जीवन ऐसा होता नहीं है कि कभी स्मूथ हो। जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी वही उतार चढ़ाव है। पुत्र हमारा जब 10 वर्ष का था, उसका जन्म स्वीडन में हुआ और 10 वर्ष तक उसने स्वीडन के स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। फिर ये चर्चा होती रहती थी कि उसको भारत आना चाहिए। उसमें विरोध भी था। फिर एक निर्णय लिया गया कि नहीं, उसको आना ही है। तो पहले तो थोड़ा सा फोर्स से पहली बार हम बच्चे को लेकर आए, फिर निर्णय लिया कि नहीं, बच्चा अब स्वीडन वापस नहीं जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा रेसिस्टेंस हुआ, उठापटक हुई, लेकिन उसको हमने रोका। फिर कहा कि ठीक है, साल में 2 महीने के लिए वहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, अब जो होना था वो हुआ ही। तो मुख्य था कि बच्चा रम पाता है कि नहीं रम पाता है, ये चुनौती थी। ये चुनौती नहीं थी कि उसकी सहमति और विरोध किसका किसका है ना। बड़े कार्यों के लिए बलिदान देना ही पड़ता है, बहुत लोगों ने दिया है। अगर हम भगत सिंह, आजाद और इन सब की कहानियां देखेंगे तो ये 22-22 23 साल के नौजवान थे और जीवन दे दिया है इन्होंने। तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत छोटा है इस मिट्टी के लिए। तो हुआ ये कि बच्चे ने 2-3 महीने में बच्चा रम गया, और उसके अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियां हमने उसको खूब पढ़ाई। जब वो आया तो अपनी बातों में, चर्चाओं में, गोष्ठी में उनकी चर्चा बहुत रही, और उसका मन एक क्रांति से भर गया। और मुझे खूब याद है 2024 में एक सभा में हम प्रयागराज गए थे। वहां पर कुछ भारत उदय का कार्य शुरू करना था प्रयागराज में। तो सब लोग अपना कुछ कुछ बात कर रहे थे, मैंने भी कोई एक छोटा सा संभाषण दिया। इसके बाद उन्होंने बच्चे को भी कहा कि आप भी बोलो। वो बच्चा साथ में गया था। तो उसने शुरुआत ही इसी से की कि मैं अपना जीवन इस देश के लिए देना चाहता हूँ। इट्स वाज द फर्स्ट सेंटेंस, एक प्रतिज्ञा के रूप में, और वह उसका मानस बन चुका है। तो बच्चे में भारतीय और भारतीयता कूट कूट के भर गई, तो बाकी सभी के विरोध का कोई बड़ा अर्थ नहीं रह जाता है फिर। तो है, थोड़ा बहुत विरोध है, माता का विरोध है, क्योंकि माँ जब बच्चे से अलग होती है तो उसकी अपनी पीड़ा है, लेकिन वो स्वार्थ की पीड़ा है ऐसे मुझे लगता है। और हमारे भारत में 10 वर्ष तक तो ठीक है कि माता का रोल है, बट इसके बाद पिता का रोल आता है। तो आई हैव टू से समथिंग ऑन दैट। तो इट इज गोइंग ऑन, बच्चा है अभी, और अभी वह भारत की कई भाषाओं को सीखने के लिए कमर कस रहा है। तो हिंदी उसने, पहले जब आया था तो हिंदी भी नहीं बोलना आता था, लिखना नहीं आता, तो हिंदी सीख रहा है, हिंदी पे कमर कस रहा है। उसको हम विभिन्न विभिन्न भाषाओं के परिवारों के साथ जोड़ रहे हैं पूरे भारत में। तो अभी एक मित्र हैं हमारे जो साथ में साइंटिस्ट थे स्वीडन में, वो मराठी हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, नासिक में घर है उनका। तो उनसे बातचीत हुई है, तो बच्चा 4 महीने उनके साथ रहेगा और मराठी ही बोलेगा, मराठी में ही वातावरण उसको ग्रिप मिलेगी वहां से। तो अपने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट पढ़ते हुए एक मराठी सीखने का है। इसी तरह गुजराती का करेंगे, गुजराती परिवारों से जोड़ेंगे, कन्नड़ से जोड़ेंगे, तेलुगु तमिल से जोड़ेंगे। तो आने वाले 5-6 वर्षों में ये 4-4 महीने की अवधि में बच्चा कुछ ना कुछ पिकअप करेगा, एंड कुछ एक्सरसाइज करेगा, तो भाषाओं पर कुछ पकड़ आ जाएगी। ऐसे प्रयास अन्य इच्छुक बच्चों से हैं, क्योंकि इस बालक की काफी रुचि
भारत में राजनीतिक परिवर्तन के लिए, उसमें लीडरशिप के लिए स्वयं को तैयार करना है, ऐसा उसका गहरा भाव है जो हमने पढ़ा। हम बच्चों से बहुत गहराई से असिस करते हैं कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, अंकुर किस दिशा में फूट रहा है, और फिर उनको कोशिश करते हैं कि वी गिव देम अ लॉन्चिंग पैड, तो वो जाकर के वहाँ पहुंच सकें। जी। जी। तो बहुत सुन के अच्छा लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी बिल्कुल शांत हैं सभी लोग। मैं आग्रह करूंगा अन्य साथियों से कि अपने विचार रखें। हमारे बीच में मुनि इंटरनेशनल स्कूल के श्री अशोक ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। अगर जी, अशोक उनसे मेरी भेंट है। पुणे में एक बार उनसे भेंट हुई थी मेरी। राष्ट्र सेवा मंथन का एक कॉन्फ्रेंस था श्री श्री आश्रम में, तो हम लोग वहाँ साथ में थे। तो ठाकुर साहब से है मेरी छोटी सी भेंट। तो नमस्कार। हाँ, ठाकुर साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी 5 मिनट साथियों को कुछ बातें बताएं जो आपने पिछले 30 साल 25 साल में जो यात्रा की है। देखिए, हमारा जो विषय है वो ये है कि हम आप जैसे साथियों के जो आप लोगों ने किया, कर दिया, तो इसके रेप्लिका पूरे देश में बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और उसके लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं, वो चाहे जमीन हो या लोग हो या फिर आर्थिक सहायता हो, तो उसको लेकर एक इकोसिस्टम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें जो है एक ऋग्वेद है, उसका जो अंतिम श्लोक है, उसी को ध्यान में रख के कि हम साथ में रहेंगे, साथ में चलेंगे, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इस सोच के साथ काम किया जा रहा है। मैं अशोक जी से आग्रह करूंगा, थोड़ा सा 5 मिनट आप भी अपनी विचार रखें, और ये जो काम है इसको कैसे गति दी जा सकती है, इसमें अपना थोड़ा तो मैंने अशोक जी। सर सभी सभी को प्रणाम। और रविकांत भाई जी की बात सुनी, और मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम श्री श्री रविशंकर जी के प्रोग्राम में मैं गया था पुणे, तो हो सकता है कि चेहरा नहीं देखा, मगर आप मिले होंगे क्योंकि मैं गया था प्रोग्राम में। हाँ, आपसे भेंट है मेरी, मुझे याद है। और अच्छा लगा था। आपने जो वक्तव्य दिया था वो भी जहन में पूरी तरीके से जागृत है। अ, जी जी। जी जी। बस वैसा ही, क्योंकि मैं एक्स एक्स आर्मी हूँ और सेना से आया हूँ, तो देशभक्ति तो ब्लड में थी। और भारत किसी देश का नहीं, एक राष्ट्र का नाम है, एक संस्कृति का नाम है। ऐसी सोच मन में बनी हुई है कि जो भी आदमी कण कण में भगवान माने, जो भी संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझे, वो भारतीय है। तो इस सोच के साथ सर ये मेरा पेन है कि मैं तैयार नहीं हुआ, तो क्यों ना मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसे दूसरा अशोक कुमार ना हो। ऐसी सोच के साथ मैंने ये काम शुरू किया। और ये इसके बाद मैं इसको 2002 में ये स्कूल स्टेब्लिश किया सेना छोड़ने के बाद। माँ बाप ने बहुत चाहा बिजनेस करूं, बिजनेस मेरे ब्लड में, मतलब मेरे उस विचार में नहीं था। तो मैं शिक्षा में आ गया। 10 एक साल मुझे स्टेब्लिश होने के कठिन पीरियड से, मतलब आग की तपाई से गुजरना पड़ा। परंतु क्योंकि फौजी आदमी था, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि ठोकर से ठाकुर बना हूँ, जिद्दी था कि एक बार अगर मन में है नहीं तय, तो जी। परिस्थिति कितनी भी आए मैं छोड़ता नहीं था। तो एक स्कूल स्टेब्लिश किया। तो जैसे राय साहब बता रहे थे, उसमें भारत की सनातन शिक्षण विधियां, श्रवण मनन निध्यासन, इनका समयानुकूल और मतलब रेलिवेंट स्टेटस निकाला इसका। मैंने इसको यूपीएलसी के वे में डिजाइन किया। इसमें भारतीय नॉलेज सिस्टम पर काम हुआ। बच्चों को जहां आपने कहा कि वैल्यूज के बारे में, तो पूरी शिक्षा मैंने वैल्यूज के साथ स्टार्ट करी। मतलब अच्छा, वैल्यूज मैंने पढ़ाने से ज्यादा करने पर काम किया। जैसे मैं कौन हूं, हर बच्चे को ये पता है कि भाई मैं शरीर और जीवन का, एक आत्मा जब शरीर ले लेती है जीवन बन जाती है।
तो मैं शरीर और जीवन के संयुक्त रूप हूं, और इस शरीर के द्वारा प्रमाणीकरण करने के अर्थ में मैंने जीवन ले रखा है। बच्चों को समझाया कि सब कुछ आहत सुख के रूप में है, किसी का किस सुख रूप है, कोई किसी का कुछ। सूत्रों की पहले पीरियड में तैयारी करवाई बच्चों को बड़े ध्यान से। मैंने कहा मुझे मुंह से मत बताओ, मुझे प्रमाण दिखा दो। इस तरह बातें करी सर। वैल्यू अध्यात्म पर काफी काम हुआ। और सच बता रहा हूं, मुझे तो इस बारे में सबसे बड़ा प्राउड इस बात का होता है कि जैसे अभी सर ने बताया कि मैं रहूं ना रहूं, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं स्कूल में रहूं, मैं रहूं ना रहूं, हर बच्चा एक मुनि है, हर बच्चा उस सिस्टम को चला सकता है। मतलब स्कूल तो बिल्डिंग का है, तो मैंने इसको फैलाने के लिए लीस्ट इंफ्रा और लीस्ट रिसोर्स के साथ काम करने पर काम किया कि जितनी मेरी बिल्डिंग और जो जगह है, इससे कम बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, या इससे कम पुराने मतलब ऐसे डेस्क नहीं रखे जा सकते। तो लीस्ट इंफ्रा और लीस्ट रिसोर्स के साथ में, जिसको हर आदमी रेप्लिकेट कर सके, एक साधारण आदमी रेप्लिकेट कर ले और एक विशेष आदमी तो और अच्छा ही कर लेगा, इस भावना के साथ इस स्कूल को तैयार किया। और ये टैगलाइन बनाई सर कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल इज एन एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल। एक्सपेरिमेंटल फॉर व्हाट? फॉर गिविंग द यूनिवर्सल, रेप्लिकेबल, सस्टेनेबल एंड वेरीफाइबल एकेडमिक सॉल्यूशन, मतलब चारों अवस्थाओं का एकेडमिक सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड फ्यूचर चैलेंजेस। अब सवाल है कि प्रेजेंट की प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंट की प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, प्रेजेंट की प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन भी नहीं है। प्रेजेंट की प्रॉब्लम क्या है? वैल्यूज है। प्रेजेंट की प्रॉब्लम संबंध है। प्रेजेंट की प्रॉब्लम अपनी उपयोगिता से बड़ी की पूरकता करना, ये अवस्था है। प्रेजेंट की प्रॉब्लम को एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है। और मैंने तो दीवार पे लिखा होगा, सर ने देखा होगा कि फ्यूचर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा? संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व होगा, कि आपके संबंध कैसे हैं, इसको इस अर्थ में समझाया। और ये क्योंकि संबंध चाहे मुस्लिम देश हो चाहे कोई देश हो, किसी को भी मना नहीं था। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से गोरे भी चाहते थे। हम तो जानते हैं जनकी हम लोग हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ और समुदाय के हों। तो इस अर्थ में जो वर्तमान की प्रॉब्लम है, जो आज जिसको हम जेन जी, जेन अल्फा वगैरह वगैरह बोल रहे हैं, ये कैसे इस मातृभूमि से जुड़े, कैसे जहां भी हो। मैं किसी भी अफगानिस्तानी को ये नहीं कहता कि तू हिंदुस्तान आ, ये मेरा कहना मान, तो अफगानिस्तान का तो बन। मैं ये कहना चाहता था, इसको कैसे लार्जर ऑर्डर में किया, बच्चों के द्वारा स्टेब्लिश किया। मेरे बच्चे ही मेरे स्कूल में टीचर बन के आ रहे हैं। और सच बताऊं सर, आज तो मैं अभी, क्योंकि मैं फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का मास्टर हूँ, जो सरकार, हमारी भारत सरकार ने इसको 5 साल का टाइम दिया था, 5 साल बीत भी चुके, नहीं हुआ, फिर टाइम दिया है। मैंने इसको 3 घंटे में, जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी तो छठी का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता था, तो मैंने इसको मात्र 3 घंटे, वो 3 घंटे इकट्ठे नहीं है, 12 दिन 15 मिनट में है, वो करके दिखाया। छठी के बच्चों ने छठी पढ़ा, 7वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, सब पढ़ दिया। फिर पूरी दिल्ली के स्कूलों को कराया। फिर मुझसे हरियाणा गवर्नमेंट को मैंने काम किया 6 महीने। फिर मैं गुजरात चला गया। अच्छा ये रहा कि सीखा किसी ने नहीं, मुझसे ही करवाते रहे, जिससे मेरी दुकान भी चलती रहे और मेहता भी बनती रहे। तो ये तरीका FLN का निकाला। आज ही मैं न्यूमेरिक्स पे काम कर रहा था, बच्चों से बातें हो रही थी कि बोले मैथ कैसे पढ़ना है। भाई मैथ पढ़ना नहीं है, मैथ पहचानना है, क्योंकि प्रकृति में मैथ है। गॉड ने पहले मैथ बनाया, मैथ को लागू किया और गॉड आराम से बैठ गया, अपने कर्म करो फल पाओ, बहुत सारी रचनाएं हो गई। तो बच्चों को कहा कि मैथ पहचानो बेटा, पढ़ो नहीं। पहचानना होता है, साइंटिस्ट नियम को पहचानता है, पढ़ता नहीं है। इस तरह की सब चीजों को जब कर रहा था, आज भी मेरे एक पुराना स्टूडेंट आकर के जो उसने बात बताई, मेरा दिल बहुत बहुत खुश हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि अब मेरी जरूरत शायद खत्म होने वाली है, क्योंकि बीजारोपण हो चुका है। ये बच्चे मॉडर्न दुनिया को बताने वाले हैं कि वैल्यूज क्या है और वैल्यूज क्या होती है। क्योंकि आज जिस तरह मॉडर्न एजुकेशन ने इस 300 साल में पूरी दुनिया को, चाहे एनवायरमेंटल क्राइसिस हो,
मतलब ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़, शोषण और मजाक किया, अब प्रकृति अपना गुस्सा दिखा रही है। कहीं तूफान, कहीं कुछ ला रही है, और हम कह रहे हैं कि हमें ये करें। अरे भाई, आप सिर्फ प्रकृति का दोहन बंद कर दे, प्रकृति के साथ मजाक बंद कर दे, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी। कोरोना में दिल्ली ने देखा है कि सिर्फ फैक्ट्रियों को रोक दिया गया, जमुना जी भी साफ हो गई और लोग कहने लगे कि दिल्ली से हिमालय दिख रहा है। और कुछ तो मजाक भी आया कि स्वर्ग भी दिख रहा है। तो अगर सिर्फ ये आदमी अपनी प्रकृति को तंग ना करे तो प्रकृति अपने को ठीक भी कर लेगी, आदमी का शरीर भी ठीक हो जाएगा। और मैंने शिक्षा के 4 ही पॉइंट सर को याद होगा, बच्चों ने बताया होगा कि यदि आप शिक्षित हैं तो 4 पहचान है कि पहला आप स्वस्थ हों, पहले मानसिक फिर शारीरिक, दूसरा संबंधों में तृप्ति हो, तीसरा समृद्धि हो, और चौथा व्यवस्था में आप भागीदार हों। क्योंकि यदि आप व्यवस्था में भागीदार नहीं हुए तो यू विल बी रूल बाय द फूल। 4 ये चीजें ठीक करनी है, जिसको हम विद्या बोलते हैं पराविद्या के अलावा। ये 4 ये चीजें ठीक करनी है, 3 भूत हटाने हैं। कामो उन्मादी मनोविज्ञान नहीं पढ़ाना, भोगो उन्मादी समाज शास्त्र नहीं पढ़ाना, और लाभो उन्मादी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाना। ये 3 चीजें ठीक करनी है, 4 सुधारनी है। और बाकी तो मैथ साइंस वगैरह आसानी से आ ही जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ तीसरी का बच्चा 5वीं को पढ़ा लेता है, 5वीं का 7वीं 8वीं को, और 8वीं का बच्चा एमए के बच्चे को पढ़ा ही लेता है। और मेरा आउटपुट के रूप में ऐसा है कि 70% बच्चे मालिक बने, 80% मालिक बने। और जिसको ज्यादा नौकर का शौक है उसके लिए आईएएस और पीसीएस वगैरह के लिए मेरे बच्चे क्लियर कर लेते हैं। ये छोटी थ्योरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी या रविकांत भाई। और मैं तो सुनने के लिए लगा हुआ था, उस टाइम खाना खा रहा था इसलिए बोल नहीं पाया। तुरंत मैंने खाना खत्म करके पहले आपकी बात सुनी, और मैंने कहा मैं अपने बारे में इतना ही बता सकूंगा। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद अशोक जी। ये जो आपके लक्ष्य हैं, स्वस्थ बने, संबंधों को सही से निभाएं, समृद्ध रहें और व्यवस्था में भागीदारी हो, ये अपने आप में बहुत बड़े लक्ष्य हैं। और एक समग्र विकास, समग्र शिक्षा का ये मॉडल है, ये मतलब होलिस्टिक फ्रेमवर्क है। और इस पे काम करने के लिए जो है, ये तो पूरे जीवन का ही एक वो बन जाता है विषय। और इस पे काम करने के लिए केवल स्कूल ही नहीं और कॉलेज ही नहीं, ये तो पूरे जीवन इन पे ही काम करना पड़ता है। और क्योंकि समाज में गंदगी बहुत आ चुकी है, बहुत सारी समस्याएं घर कर चुकी हैं, तो उन सब से निपटना होगा। और मिल के अगर हम काम करेंगे, क्योंकि जिस गति से समाज में गंदगी फैल रही है, उस गति से अगर हम अच्छाइयों को नहीं फैला पाए तो अच्छाइयाँ हमेशा ही बुराइयों से पीछे रहेंगी। इसलिए गति कैसे बढ़ाई जाए उस पर ही ये चिंतन होता है। हर शुक्रवार को हम लोग बैठते हैं, शिक्षा को कैसे एक समग्र शिक्षा और एक एक संतुलित शिक्षा और मानव निर्माण का माध्यम बनाया जाए। केवल और केवल रोजगार अ, और नौकरी पाने का माध्यम जो आज की सोच है, उससे बाहर निकलते हुए एक समग्र मानव, एक बेहतर मनुष्य बनाने का एक कार्यक्रम पुनः बनाया जाए। उसके लिए मिलके ही काम करना होगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, क्षेत्र बहुत बड़े हैं। हम लोगों ने भी कुछ छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, जिसमें एक ये है कि इस साल 4 जगह ऑलरेडी हम लोगों को ऑफर हुई हैं। एक उत्तराखंड में है, एक राजस्थान में है, एक उत्तर प्रदेश चित्रकूट में है, और एक साउथ में है, महाराष्ट्र में। तो वहां पर इसी तरह के सेंटर आप लोगों के सहयोग से वहाँ के स्थानीय लोग बनाएंगे। और ये मतलब उसके आधार पर अब ये बनेंगे, चलेंगे, तो फिर देश में अन्य भी जगह बनेंगे और चलेंगे। क्योंकि काफी सारे करीबन 450 ब्लॉक्स में हम लोग पहुंच चुके हैं, और देश में 7,000 ब्लॉक्स हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय में बाकी जगह भी पहुंचा जाए। और जो लोग शिक्षा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको आप लोगों के अनुभव, आप लोगों के एक्सपीरियंस, आप लोगों के जो उससे जोड़ा जाए, ताकि वो उससे लाभान्वित हो सकें और वो अपने कार्यक्रम को, अपने शिक्षा को, व्यवस्था को अच्छा बना सकें। ललित जी भी एक स्कूल चलाते हैं पिथौरागढ़ में, जो आपसे मिलने आए थे। तो इस तरह से ये चलेगा। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे तो हमारा 9:15 का टाइम है, लेकिन कुछ चर्चा बहुत गहन विषयों पे चल रही है।
तो हम अन्य साथियों से आग्रह करेंगे कि बारी बारी से वो प्रश्न कर सकते हैं। आचार्य अंतरंग जी, मैं एक ब्रिगेडियर राजेंद्र जी। छोटे छोटे प्रस्ताव हैं। जी एक तो श्री जो जी कि कुछ। हाँ, जो भी हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सबके पास जी कुछ क्वालिटी है। तो हमारे पास जो बच्चे हैं उनको रोटेट किया जाए, एक दूसरे की जगह विजिट करें, एक एक महीना 15 दिन वहाँ रहें और वहाँ की स्पेशलिटी सीख के आए। दूसरा, मुनी इंटरनेशनल को मैंने रिकमेंड किया था कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर हो फॉर ट्रेनर्स, टीचर्स की वहाँ ट्रेनिंग हो। हम सारे लोग अपने रिसोर्सेज को वहाँ पुलिंग कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज को दे सकते हैं, लेकिन वहाँ से जो टीचर्स निकलें वो सिस्टम ऑफ गुरुकुल जो हम लोग पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं उसके लिए कैपेबल होकर निकले। थैंक यू। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी हैं श्री जी। अन्य साथी ब्रिगेडियर साहब, आचार्य जी, अ, आनंद सिंह जी, कोई भी। जी नमस्कार। तो सबसे पहले हमारे रविकांत जी को हार्दिक अभिनंदन, और जो हमारे अशोक ठाकुर जी ने जो काम स्थापित किया है और हमारे रविकांत जी जो कर रहे हैं, तो यह दोनों का अगर समन्वय हो जाए, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि दोनों ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, तो समाज में जो भारत है वह भारत में जो अभी की स्थिति है, जो भारत को हम स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखना चाहते हैं, और बातें होती हैं कि विश्व गुरु भारत, यानी सनातन धर्म की पूरी स्थापना विश्व भर में हो, वह आधार शुरू होता है हमारी कृषि और गौ कृषि, गौशाला, ग्रामोद्योग के साथ जुड़कर, जो कि मुझे लगता है हमारे रविकांत जी उस पर सफल हुए हैं। और जो इसमें हम लोग पिछली बार जो हम चर्चा कर रहे थे पंचकुल का, कि जिसमें पंचकुल में गुरुकुल के साथ जुड़ा हुआ हमारा तरुकुल और गोकुल, ऋषिकुल और आरोग्य कुल रहना चाहिए साथ में। तो यह सब दोनों, और फिर उसके बाद जो उसमें शिक्षा में जो स्वावलंबन है, और स्वावलंबन के साथ जो आर्थिक लोकतंत्र है, आर्थिक आज़ादी है, जो जो हमारे रविकांत जी ने अपने बातों में व्यक्त किया, तो मैं दोनों साथियों से यह समझना चाहता हूँ, रविकांत जी से पहले, कि किस प्रकार हम लोग यह अचीव कर सकते हैं, दोनों मिल करके इस माइलस्टोन को अचीव करें। रविकांत जी 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 और जी जी जी। अ, ये जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस वाला प्रश्न है, यह है कार्य शुरू होने से पहले हमारे मन में था, लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से हम उस माइलस्टोन पे पहुंच नहीं पाए हैं। हमारी योजना थी कि एक 100 एकड़ का गुरुकुल हो और उसमें कृषि हो और स्वावलंबन हो, गौशाला हो, अपना भोजन हो, अपनी व्यवस्था हो, और जो आचार्य हों वह बहुत अधिक मानदेय पर निर्भर ना हो। यानी एक तो वो स्टेक होल्डिंग पर आ जाए कि यहीं पर कुछ हम स्वावलंबन बच्चों के माध्यम से करके कुछ धनोपार्जन उसके प्रोडक्ट बना करके किए जा सकते हैं, ऐसा था। तो चूंकि हमने जो 100 एकड़ का गुरुकुल बनाया वो रेवाइंस में बनाया, तो ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण उसको समतल करना, उसको कृषियोग्य बनाने में भी काफी समय गया है। लेकिन आने वाले भविष्य में वह सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। थोड़ा स्टेक होल्डिंग वाले आचार्यों की आवश्यकता है कि वो आए और स्वयं को भी आर्थिक व्यवस्था में वहीं के संसाधनों से ठीक करना है। तो ऐसे गुरुकुल अगर आत्मनिर्भर हो गए तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। बच्चे आएंगे, कुछ सहयोग राशि अगर माता पिता देते जाएं तो और स्वावलंबन बनता जाएगा। लेकिन अभी तक के हमारे अनुभव में ऐसा देखा गया है कि बहुत माता पिता की रुचि हो नहीं रही है इस सहयोग के लिए। तीसरा ये है कि अगर संगठन एक तैयार हो पूरे भारत में गुरुकुलों के लिए, तो एक सेंट्रल बॉडी बने, वहां से जब कभी भी कोई गुरुकुल हिचकोले खाने लगा, आर्थिक व्यवस्था में लड़खड़ाने लगा,
तो एक रिव्यू करके एक सस्टेनेबल सपोर्ट दे दिया जाए, और फिर और सहयोग किया जाए कि वी डोंट डू द स्पून फीडिंग, वी गिव अ tools to earn their own sustainability of economics. तो ऐसे एक मॉडल है जिस पर हम काम कर रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर दैट, लगातार प्रयास है कि उस माइलस्टोन लक्ष्य तक हम पहुंचे। जी जी आचार्य जी, कुछ और इसमें? एक्चुअली बहुत बढ़िया इनका प्रयास है, और मुझे लगता है कि इसको हम लोग, इन्होंने जो अंतिम बात बोला, जो आपने भी अभिषेक जी ने कहा, ऋग्वेद का जो सूत्र है, संग चध्वम संग बदध्वम संगो मननसी जानतम, इसके आधार पर हम लोग सबको मिलने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो दो मॉडल तो अभी खड़ा दिख रहा है, हो रहा है, तो और उसके अलावा हमारे सुमेर सिंह राजावत जी के साथ अभी वहाँ पर भी हमारा मेदिपुर बालाजी में भी जो गुरुकुल है, इस तरह से जितने भी गुरुकुल का जो लोग के साथ हमारी चर्चा हुई, और मैं भी जिस गुरुकुल श्रृंखला से जुड़ा हुआ हूँ, तो यह सब मिलकर अगर यह काम किया जाए, जिसमें एक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैं है, वह मैं को मतलब व्यष्टिगत को समष्टिगत बनाने का कार्यक्रम के साथ अगर किया जाए तो यह सफल हो सकता है। अशोक ठाकुर जी का भी मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा कि इसको मिल करके जो यह आर्थिक स्वावलंबन वाला जो बात है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर जो अभी रविकांत जी ने भी कहा कि जो अभिभावक हैं उनकी सहभागिता बहुत कम होती है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए वहाँ साध्वी रितम्बरा दीदी माँ के गुरुकुल यानी संविद गुरुकुलम वृंदावन में गया, तो वहाँ पर मुझे कुछ भी उस तरह नहीं दिखा। मुनि इंटरनेशनल में अशोक ठाकुर जी ने तो वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश किया हुआ है, मॉडर्न एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड में ही, और जीवन को समझाते हुए स्थापित कर रहे हैं। हमारे रविकांत जी समाज में जो हमारा भारत है, जो भारत की परिकल्पना प्रकृति के साथ और खासकर ग्रामीण परम व्यवस्था को जो छोड़ करके जाने की परिकल्पना, और आईआईटी और आईआईएम की तरफ जो होड़ की जो है कि हम बहुराष्ट्रीय कंपनी और मल्टीनेशनल इकोनॉमी के साथ हम जुड़ करके हम अपने आप को डेवलप मानेंगे, तो यह दोनों स्थिति में हमें लगता है कि अभी तक भारत में हमें इसे फाइट करना, यही हमारा युद्ध होगा कि क्या ग्रामीण व्यवस्था में जो जो आर्थिक स्वावलंबन के साथ जो हम अपने आप को मनुष्य बना करके समाज निर्माण का काम कर सकें। तो एक बार अशोक ठाकुर जी से मैं भी जानना चाहूँगा कि आप इसमें कैसे देखते हैं कि इन दोनों को, परिस्थितियों को मिला करके हम भारत को भारत बना सकें। देखिए योगी जी, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक ले समृद्धि नहीं होगी, क्योंकि समृद्धि के बिना, वो बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि भाई अगर आपकी ऊंचाइयों में कल्चर नहीं है, अगर अध्यात्म नहीं है, तो वो सोने की लंका है। और यदि आपके कल्चर में ऊंचाइयां नहीं है, तो वो सुदामा का घर है भाई। तो आर्थिक जरूरत तो बिल्कुल सच है मेरे हिसाब से। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा इसीलिए मालिक बनो, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि हम नौकर सप्लाई कंट्री थे। भारत सोने की चिड़िया इसलिए था कि स्वावलंबन था यहाँ पर, और स्वावलंबन में एक दूसरे का सम्मान था, को एग्जिस्टेंस के अर्थ में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत जरूरी है, और सभी लोग बैठ करके इसको समझें कि अमीरी और समृद्धि में फर्क है। अमीरी आदमी वो है जो संसाधन का तो रिच है, मानसिक गरीब है। समृद्धि आदमी वो है जिसको पता है कि व्यवस्था के पास ये है चीजें, और मैं अपने हाथ से एक दाने से 100 दाने पैदा कर सकता हूँ, मेरे हाथ में स्किल है। आज का आदमी सिर्फ मुंह का स्किल लेके बैठा है, मुंह से बोलता बहुत है, मुंह से बातें बड़ी बड़ी करता, हाथ से कुछ भी नहीं। आज आप जितना शहरों में जाएंगे,
और गांव में जाएंगे तो आप शहर की लेडीज को देख लीजिए या शहर के पुरुष को देख लीजिए, वो कंप्यूटर पे कुछ कर सकता है, बना सकता है, बातें बड़ी बड़ी अच्छी कर सकता है बड़ी, मगर करने को कहो तो एक कप चाय नहीं बना सकता वो। अगर करने को कहो तो एक फावड़ा चलाने में मुझे लगता है कि उसको पसीना आ जाएगा। और ये कहा जाता है कि बुद्धिजीवी का अर्थ है जो बुद्धि के ऊपर जीविका चलाएंगे। उनका प्रमाणीकरण से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा मानसिक गरीबी में है वो लोग। अच्छा है, शायद कर रहे होंगे। मैं तो क्योंकि जापानीज कंपनियों के साथ काम करता हूँ तो बोलते हैं मुझे कि यू पीपल आर नाटो पीपल। मैंने कहा नाटो तो कंट्री होती है भाई। बोले नहीं, यू पीपल आर नाटो पीपल। मैंने कहा मतलब नो एक्शन टॉक ओनली। तुम लोग बतियाते बहुत हो, इतना बतियाते हो तो कि अगर ओलंपिक का मेडल तुम्हारे पास ही रह जाए। तो जहां पर ये बात है कि मुनि स्कूल का जो बच्चा हो वो समृद्ध भी हो, उसको पता है मेरी जरूरत कितनी है, उसको पता है इससे ऊपर की जरूरत मेरे संग्रह की चीजें हैं। क्योंकि संग्रह ही दोष, द्वेष, संग्रह ही अपराध, संग्रह ही और चीजों की तरफ ले जाएगा। और ये उसको मालूम है कि मेरी समृद्धि कितनी है, मेरी जरूरत कितनी है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को अक्सर बोलता हूँ कि मेरे बच्चों को आप हिला नहीं सकते, क्योंकि वो समृद्धि की परिभाषा जानते हैं कि समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। हम आज तंग हैं। और विकांत भाई जिस तरह कह रहे थे कि हम ध्यान कराते हैं, वो इसी कारण है। मेडिटेशन है अपने को पा लेना। तो इसी कारणों से हम करते हैं। और मैं तो कहता हूँ आर्थिक बहुत जरूरत है। बाकी आप सब विद्वान लोग यहाँ पर हैं। और मैंने तो इसीलिए स्कूल में कंपनी स्टार्ट करी मुनि एडुकेयर की बना करके कि बेटा धन मैं लगाऊंगा, इनोवेशन में बताऊंगा, जो बिजनेस होगा, जो प्रॉफिट होगा 40% आपका, 60% मेरा। एग्रीकल्चर की विंग स्टार्ट करी है। सर गए थे तो ऊपर बच्चों ने दिखाया होगा, उन्होंने हाइड्रोपोनिक से लेयर एग्रीकल्चर सबकी ट्रेनिंग चल रही है। और जल्दी निकट भविष्य में करने वाला हूँ कि एक एग्रीकल्चर स्कूल स्टेब्लिश करूँ, जिसमें 10वीं का सर्टिफिकेट का मतलब है 50,000 रुपये पर मंथ अपने माँ बाप को दे पाए, 12वीं के लिए 75,000 रुपये दे पाए। कैसे कृषि में करे, उसके बहुत सारे अलग आयाम हैं। इस तरह की प्लानिंग चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा योगी जी। धन्यवाद अशोक जी। समय हो चुका है हमारा। आखिरी में मैं आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी ब्रिगेडियर साहब से, वो आए और कार्यक्रम को का समापन करें, क्योंकि 9:30 हो चुका है। बाकी और किसी को अगर अशोक जी और रविकांत जी से बात करनी है तो मुझे विंग कर दे, मैं आपको नंबर उपलब्ध करा दूंगा, आप सीधे बात कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब। जी, सभी को नमस्ते। अशोक जी और रविकांत जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अच्छी बातें देश के लिए कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो बात करी वो सारांश मेरी समझ में आया हो ये है, कोई भी शिक्षा गुरुकुल, स्पेशली गुरुकुल और जो अशोक जी चला रहे हैं, वो एक प्रकृति क्रिया है जिसमें हम सत्य, ज्ञान, कौशलता और मूल्यों का आदान प्रदान बताते हैं अपने युवा साथियों को, जिससे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़े और समाज में योगदान कर सके। शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता भी है, जिम्मेवारी भी है, और समाज के लिए, प्रकृति के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मनुष्य का जिम्मेवारी के लिए तैयार करना होता है। मनुष्य का आप जीवन में दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है जो शिक्षा के थ्रू आएगी। एक है कि उसका विश्वास, प्रकृति में विश्वास, और स्पेशली सुपर पावर, सुपर एनर्जी में विश्वास। दूसरा, प्रकृति के प्रति सम्मान, उसमें सारी पंच तत्व और छठा तत्व जीव आ गया, तो वो सम्मान किसी तरीके से करे, जैसे हम अपने धर्म में अलग करते हैं, वो भी ये सिखाया जाता है, इन्होंने ऐसा बताया है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो समाज है, उसमें उसका परिवार से लेके सारा, और देश से लेके उसके प्रति भी जानकारी हो। तो ये सब टॉपिक कवर हो गए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अच्छी बात है, ये बार बार ही आनी चाहिए, हर शुक्रवार को आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आ, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। एक बात और चलते चलते, जो अशोक ठाकुर जी ने और जो आदरणीय रविकांत जी ने मुहिम शुरू की है और जो एक मॉडल तैयार किए हैं, इनको विस्तार देने की जिम्मेदारी हम सभी की है। और इनके रेप्लिका, इनके प्रतिरूप शिक्षण संस्थाएं देश भर में जहाँ पे भी हम लोग खुलवाने में सहयोग कर सकें और उनके लिए आगे आ सकें, तो वो उतना ही अच्छा होगा, ताकि कामों में गति आएगी। हम सभी लोगों को मिलकर इस दिशा में सोचना है और काम करना है। ये जो अभी कुछ जगह पे लोगों के पास जगह हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये जो मुनि एडुकेयर और ये जो हमारे रविकांत जी के मॉडल हैं, उन मॉडलों के प्रतिरूप बनाए जा सकते हैं। उसके विषय में हम अलग से बात करेंगे। और आप सभी लोग भी इस विषय में सोचिए कि कैसे हम इनको, इन जो सफलता के कुछ मॉडल बने हुए हैं शिक्षा की सफलता के, उसको हम देश भर में कैसे प्रसारित कर सकें। ये हमारा सबका सामूहिक दायित्व है और हम लोग इसको लें। हाँ, धन्यवाद। अभिषेक जी, मैं एक बिंदु कहना चाह रहा था। ये छोटा जी सा एक आग्रह है सब लोगों से जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जी कि हमने एक गढ़ा गांव है जिसके हमीरपुर जिले में केन नदी के किनारे, वहां पर हमने करीब 1 हेक्टेयर में एक कैंपस तैयार किया है। फुल फ्लेज कैंपस है, पर्यावरण युक्त है, भवन बना हुआ है। हमें एक ऐसे आचार्य की जरूरत है जो उसमें फुल टाइम रुक करके आसपास के गांवों में छोटे बच्चों में बाल संस्कार का काम शुरू कर सके। 3 से 6 वर्ष के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट डे टाइम में आएंगे, आसपास के सारे गांवों में प्रचार करके। परंतु एक लीडरशिप में एक व्यक्ति को वहां स्थापित करना चाहते हैं। आपके नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भारतीय संस्कृति से संतृप्त हो, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की समझ रखता हो और उसमें आध्यात्मिक गुणों का समावेश हो, तो वो अगर मिल जाए हमें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो कैंपस पूरा पड़ा हुआ है उपयोग में आने लगे। है बरेली वाले हैं अभिषेक जी। नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, बरेली वाले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दूसरे लोग हैं, अभी हम आपको बताते हैं, कल मैं आपको हाँ। बताऊंगा। ये फोन करेंगे, मैं करूंगा। जी जी, तो अवश्य जोड़ दें तो वहां पे रुक करके फुल टाइम हो और ये कैंपस शुरू कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एक अनाउंसमेंट और था कि इसी तरह का एक केंद्र हम ओंकारेश्वर के पास, इंदौर और ओंकारेश्वर के मध्य में प्रारंभ कर रहे हैं। एक नए गुरुकुल की स्थापना, भूमि पूजन हो चुका है और वहाँ की स्थानीय टीम के साथ लग करके काम कर रहे हैं। तो आचार्यों के निर्माण के लिए हम सबको जुटकर प्रयास करना है कि जो सबसे बड़ी हमें मुझे दिक्कत आई इस गुरुकुल को चलाने में, वो सक्षम आचार्यों की कमी। अगर अच्छे आचार्य हमें मिलते जाएं तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे प्रकल्प में एक और गति मिल सकती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। इस पर हाँ, मिलकर काम किया जाएगा। अच्छे आचार्य मतलब जो आप कह रहे हैं, जो सेल्फलेसनेस से बाहर हो। और वैसे व्यक्ति जरूर हैं समाज में, लेकिन हम समाज को उनके लिए एक कवच बनाना पड़ेगा। उनको चिंता जी ना जी की जी जरूरत है, समाज मिलके हम लोग। तो हमारा जी आप एक कवच बनाए जी और आचार्यों को हम तैयार कर सकते हैं। जी आप जी हम रवि लोगों जी, को आप ये काम आपने शुरू किया है तो इसमें टाइम लगेगा। धन्यवाद। जी जी आप ही बनाएंगे आचार्य। जी जी बिल्कुल, सभी लोग मिलके इसमें सहयोग करेंगे। जी। और मैं कल प्रयास करूंगा, एक दो लोग जो अपने उसमें हैं उनसे बात करके और आपसे उसको जोड़ने की। जी जी आचार्य जी, अन्य साथी भी करें, किसी को नंबर नहीं है तो मेरे से ले लें और नहीं, हम हम भी लोग। जोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारी जानकारी में है 1-2 आदमी। जी 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 बिल्कुल जी अगर आप उचित समझें। बिल्कुल। अशोक जी, हम आपसे भी बात करेंगे। ये जो आपका मोनी एडुकेयर है, जो आप 60-40 का मॉडल बता रहे हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अलग से। ठीक है धन्यवाद। सर, ठीक है सर, एक धन्यवाद एक सर। निवेदन करना चाह रहा हूँ ललित पंत पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। जी मैं ललित जी। श्री जी और ये अशोक ललित ठाकुर जी आ जी, गए, आपने याद किया, हाँ, आ गए। जी ललित जी बोलिए।
मैं श्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने 1 महीने का समय उत्तराखंड के लिए दिया था, पिथौरागढ़ रहे थे, और जिन सब चीज़ों में आप लोग चर्चा कर रहे हैं उन सब पे उन्होंने बड़ी गंभीरता से और बहुत धरातल पे जाके काम किया है। ब्राह्मी जी और श्री जी ने, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरी IIT दिल्ली में अभी मुलाकात हुई थी हमारे डॉक्टर साहब से, तो उनका भी धन्यवाद। अशोक ठाकुर जी के विद्यालय में भी जाके हमने देखा, बहुत ही शानदार प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से मिला जुला प्रयास हम सभी लोग करेंगे। रविकांत जी का भी बहुत आदर्श, उनका जीवन भी एक आदर्श उदाहरण है हम सभी लोगों के लिए। मेरा निवेदन ये था कि बीच में चर्चा चल रही थी कि मार्च के महीने में लगभग लगभग एक पूरे देश के गुरुकुलों की जो बैठक करने का चल रहा था, इसको डेट फाइनल कर देंगे तो आगे के लिए कार्यक्रम तय हो जाएंगे। और वो बहुत जरूरी है कि मिलना जुलना बहुत आवश्यक है। जैसा ही कहा जाता है, संपर्क और निरंतर प्रवास किसी भी संगठन के प्राण है, किसी भी संस्था के प्राण है। यदि हम इसको कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बड़ी उपलब्धि होगी। इस दृष्टि से गुरुकुलों की एक, पूरे देश के कुछ प्रमुख गुरुकुल जो भी आ सकते हैं, कि मार्च में समय रखेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। रविकांत जी साहब का ये खुद की ओपिनियन थी मार्च में करने की, उस पर कई प्लेसों पर चर्चा की जा सकती है। जी जी, डिसाइड मैं सहमत हूँ। नहीं, और ओपिनियन ही अगर उसको भारत उदय गुरुकुल हमीरपुर में करना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जी जी, धन्यवाद रविकांत जी। जी इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। अभी हमारा 12 और 13 तारीख को अन्ना हजारे जी के यहाँ 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। जी और अभी हम लोगों ने कुछ आर्थिक स्वावलंबन पे कुछ कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, तो उसी को लेकर ये है। और साथ ही साथ एक देशव्यापी समग्र आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। जो साथी भी जुड़ना चाहें आए। और बहुत मार्च में जो आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल मार्च के एंड में ऐसा हो सकता है, उसके लिए हम लोग वो करेंगे। और हम जी लोग वो रहेंगे 22 तारीख को, 21, 22, 23 को गौटेक हो रहा है पुणे में, तो उसके जी बाद की कोई डेट रखेंगे। जी, तो समय हो चुका है, हम थोड़ा लोग सा एक मिलते हैं। निवेदन ये रहेगा कि मार्च के लास्ट में गांधी पीस फाउंडेशन में पूरे देश के शिक्षा से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों को कहना था कि यदि इसके आसपास रखेंगे तो उन लोगों को आने में सुविधा रहेगी। तो जरा इसका तालमेल बना के रखिएगा, मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में, जो भी ठीक लगेगा। धन्यवाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सब।